हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 आरबीएससी आपके क्लास 10 आरबीएससी का सेकेंड चैप्टर ह्यूमन सिस्टम जो है वो लेकर आया हूँ। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ। काफी सारे वीडियो बनेंगे इस पर क्योंकि बहुत सारे सिस्टम हैं और एक ही वीडियो के अंदर सारे सिस्टम कवर अप नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए अलग अलग वीडियो के अंदर ये सारे जो सिस्टम है वो कवर अप होंगे। तो सिस्टम कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर वो हम लोग एक बार देख लेते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला जो है वो कौन सा है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर फूड कैसे हमारी बॉडी उस फूड को लेती है, उसका यूटिलाइजेशन करती है और फिर उस फूड को या उस फूड की हेल्प से हमारी बॉडी कैसे बिल्डअप होती है। तो ये पूरा फूड को यूज करने का, बॉडी के अंदर उसको लेने का जो प्रोसेस है वो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फिर आपका रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम जानते होंगे, सांस लेना सांस छोड़ना। तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो वो सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से। फिर आपका थर्ड जो है वो कौन सा है, आपका ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके साथ हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जानते होंगे हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है, बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं और उन सभी प्रोसेस के तहत हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। काम की चीजें बनती है लेकिन उसके साथ साथ क्या बनता है, वेस्ट बनता है। और वो सारा वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो हमें क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो सारा वेस्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसके बाद पांचवा जो है वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी रखता है। ह्यूमन बीइंग अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से चलता है, मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी में दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं अलग अलग होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है मेंटेन किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका आपस में एक तरीके से तालमेल बिठाया जाता है, उनको आपस में क्या किया जाता है, एक तरीके से चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो वो नर्वस सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आपको पता होगा ब्रेन के बारे में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आएगा, आपकी बॉडी में जो नर्व्स फैली हुई है उनके बारे में आएगा। ठीक है, वो सारा पढ़ेंगे। इसके बाद है आपके एंडोक्राइनल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानते हैं आप लोग, आई होप पता होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनसे कुछ स्पेशल तरीके के जो केमिकल सीक्रेट होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। तो वो हार्मोन सीक्रेट करने वाला जो सिस्टम है वो कौन सा है, आपका एंडोक्राइनल सिस्टम है। ठीक है, तो हमें ओवरऑल 7 सिस्टम के बारे में अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। एक एक करके हम लोग इनको कवर अप करेंगे। अब ये जो फर्स्ट वीडियो जो है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आपके इस पहले सिस्टम के बारे में। क्या है वो, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। चलते हैं आगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, आपको मैं यहां बता दूं कि जितने भी लिविंग बीइंग है सबके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है। जितने भी लिविंग बीइंग है सबके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, बट हमें इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसलिए हम पूरा फोकस जो है ह्यूमन बीइंग की बॉडी, उसके स्ट्रक्चर पर रखेंगे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हमारा जो न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक ओवरऑल प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कई अलग अलग स्टेप्स में बांट रखा है। तो मैं आपको बता दूं, देखें अभी क्या चीज है, हमारा जो पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो इन 5 स्टेप के अंदर, पहला स्टेप जो आता है वो है आपका इंजेक्शन। हमारी बॉडी सबसे पहले फूड को क्या करती है, बॉडी के अंदर लेती है। तो फूड को बॉडी में लेना क्या कहलाएगा, इंजेक्शन ऑफ फूड। फूड टेकन इन, बॉडी के अंदर आया। उसके बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, सेकंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है,
ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स या सिंपलर फॉर्म। हम जो खाना खाते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। वी टेक फूड फ्रॉम या वी गेट द फूड फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट से लो चाहे किसी दूसरे एनिमल से लो। हम जो खाना लेते हैं जो हमारी बॉडी में जा रहा है वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब वो कॉम्प्लेक्स यूं का यूं हमारे काम में नहीं आएगा, तो हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। क्या है थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द ब्लड। हमारी बॉडी या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्ट करने के बाद जो अलग अलग कंपोनेंट तैयार करता है, उस कंपोनेंट को हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है और फिर वो ब्लड उस कंपोनेंट को लेकर के बॉडी के अलग अलग हिस्से तक जाता है और फिर वो जो फूड है आपका अलग अलग सेलों तक पहुंच जाता है। तो ये आपका थर्ड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्प्शन। फोर्थ क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन बेसिकली सप्लाई टू सेल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जो आपके ब्लड के द्वारा जो न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट जो एब्जॉर्ब किए गए डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसे वो ले जाकर के सेल को देगा और सेल उसे करेगा यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल उसे क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसका यूज करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्लियर। और लास्ट स्टेप वो है वो आपका इजेशन। लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, इजेशन। इजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फूड आपकी बॉडी में गया, जो ब्रेक होने के बाद जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसमें से जो हिस्सा काम में आया उसे बॉडी ने यूज कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बट कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, हमारी बॉडी के कोई काम नहीं आता, दैट इज वेस्ट। वो हमारी बॉडी के लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वेस्ट को क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर निकालना। तो फिर आपका लास्ट स्टेप ये रहेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज काम में नहीं आई, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई, जो वेस्ट बचा, उस वेस्ट को बॉडी से क्या करना, बाहर की तरफ थ्रो करना, बाहर भेज देना। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन। क्लियर चीज समझ में आई। तो 5 स्टेप है। पहला स्टेप जो है वो इंजेक्शन ऑफ फूड, दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड, तीसरा जो है वो है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, चौथा जो है वो आपका एसिमिलेशन और लास्ट जो है वो है आपका इजेशन। क्लियर चीज दिमाग में बिठा लें। 5 स्टेप, सबसे पहले इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और 5वां इजेशन। क्लियर। नाम सिंपल है, इंजेक्शन अंदर लेना, डाइजेशन ब्रेक, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन यूटिलाइज करना और इजेशन वेस्ट को बाहर फेंकना। चलते हैं अब आपके डाइजेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ complex food material in the simpler and easily soluble form with the help of different chemical reaction and enzymes is called digestion। अब आप देखें यहां पर पूरी बात समझा दी। हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरऑल जो फंक्शन है उसकी समरी इस डेफिनेशन में आ जाती है। क्या है कि पहला, खाने को जो हम लोग फूड लेते हैं, हमारा फूड कहां से आता है, या तो आता है प्लांट से या किसी एनिमल की बॉडी से। अब उनकी बॉडी के अंदर फूड जिस फॉर्म में था वो उनके लिए काम का था, उनकी बॉडी के लिए यूटिलाइज हो रहा था, लेकिन अब वही फूड इनकी बॉडी से जब आपके ह्यूमन की बॉडी में आएगा तो ह्यूमन उसे डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्या आएगा, वो उसे डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ता है, ह्यूमन को उस फूड को कई सिंपलर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डाइजेशन बेसिकली वही प्रोसेस है कि हम हमारी बॉडी में आए हुए कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपलर फॉर्म क्यों, क्योंकि वो इजीली सॉल्युबल हो, ऐसा सिंपलर फॉर्म जिसको हमारी बॉडी क्या कर सके, सॉल्युबल, एक हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। सिंपलर में किया लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तो भी कोई काम का नहीं है। ऐसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसको हमारी बॉडी क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। क्लियर चीज, तो ध्यान रखें, सिंपलर फॉर्म में करना है, साथ में उसको इजीली सॉल्युबल फॉर्म हो, हमारी बॉडी उसे एक तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। सॉल्युबल का मतलब हमारी बॉडी में वो घुल जाए एक तरीके से। वो घुलेगा कैसे, जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो इजीली सॉल्युबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारी बॉडी में कई तरीके की केमिकल रिएक्शन चलती है, कई तरीके के एंजाइम्स
इसमें अपना रोल अदा करते हैं और उन एंजाइम्स की हेल्प से ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। आगे आएंगे बहुत सारे एंजाइम्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे, 1 to 1 हम लोग एक एक करके उन्हें देखेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये आपकी बुक में दे रखा है, आप लोग बनाइएगा इसे। एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसका वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, आप देखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप लोग सर्च करोगे तो मेरे चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अब आप सबसे पहले तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझें। देखो, प्रोसेस समझने के लिए पहला काम होता है कि आप उसके स्ट्रक्चर को समझें। अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, स्ट्रक्चर की आउटलाइन समझ में नहीं आई, तो आप कभी उसके इंटरनल प्रोसेस को सही से समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम है हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स 1 to 1 उनको समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने ब्रेक किया 2 सेक्शन में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने किस पे दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल और क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहां से फूड पास होता है। कैनाल मतलब एक रास्ता जहां से कोई चीज पास होगी, तो एलिमेंट्री कैनाल जहां से फूड पास होगा। जिस जगह से आपका फूड पास होता है, जो पाथ है, पाथ ऑफ फूड आप ये कह लो, पाथ ऑफ फूड, फूड का जो पाथ है उस पाथ को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन सिर्फ खाना पास हो जाएगा तो काम हो जाएगा? नहीं, उसके साथ कई और एडिशनल पार्ट जुड़े हुए हैं जो उसमें क्या करते हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट करने का काम करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करने का काम करते हैं जो इस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फूड को ब्रेक करने के काम में आते हैं। तो वो एडिशनल ऑर्गन्स जो कुछ लिक्विड सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके द्वारा आपका फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उस ऑर्गन्स को, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो वो एक तरीके की है क्या, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है? जो किसी ना किसी प्रकार का क्या करे, कुछ लिक्विड सिक्रेशन जो है सीक्रेट करता रहे। तो ऐसे ही डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पहले वो समझ लेंगे, उसके साथ कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो भी समझ लेंगे। देखें यहां पर एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव कैनाल कह सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो पार्ट्स बताए जा रहे हैं, एक एक करके मैं सारे बता देता हूं एक बार। चलिए अब देखें, सबसे पहला पार्ट आपका है माउथ, बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। कहां पर है? ये जो हिस्सा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपके बक्कल कैविटी या माउथ कहेंगे, जहां से खाना बॉडी के अंदर जाएगा। सभी जानते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका जो है इसोफेगस, खाना बक्कल कैविटी से होता हुआ फिर कहां जाएगा, आपके इस ट्यूब के अंदर जाएगा। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस। क्लियर? इसका जनरल नाम भी मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। जानते होंगे सभी लोग, आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हो, 7th 8th में भी ये कहीं ना कहीं आपके आता है, और 9th क्लास के अंदर भी ये सारे सिस्टम आपके थे। अगर वहां आप लोगों ने व्यवस्थित अच्छे से पढ़ रखे हैं तो शायद यहाँ पर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके साथ आपके थर्ड जो है फूड आपका नेक्स्ट कहाँ जाता है, स्टमक। तो यहाँ से आप देख लें, फूड यहाँ से होता हुआ कौन से हिस्से में जा रहा है, इस वाले हिस्से में जा रहा है। ये कौन सा हिस्सा है, स्टमक। जे शेप का आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का। तो ये जे शेप का जो स्ट्रक्चर है ये है बेसिकली आपका स्टमक। ठीक है, इसके बाद आपका फूड कहाँ जाएगा, ये फूड जाएगा ये नीचे जो ट्यूब दिख रही है इसके अंदर। ये ट्यूब कौन सी है, ये ट्यूब है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है, इसका नाम है जो अलग से आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डियोडिनम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डियोडिनम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट डियोडिनम। इसके बाद ये जो है ये सारे आपके पूरा एक ट्यूब का गुच्छा बना हुआ है यहाँ पर, और ये पूरी ट्यूब
जो काफी लंबी होती है, बहुत एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा जो है, सबसे लेंथ में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आपका कौन सा है, ये वाला हिस्सा ही है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये अपर पार्ट जिसे ड्यूडेनम कहा जाएगा, ये लोअर सेक्शन है जो आपके ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपके यहाँ से होता हुआ किससे जुड़ गया, एक बड़ी ट्यूब से जुड़ गया, मोटी, बड़ी नहीं कहेंगे, मोटी कहेंगे, एक मोटी ट्यूब से जुड़ गया। और इस मोटी ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। जो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो कौन सा है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन। देख ले कहां से कहां तक, यहां से होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहां तक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आ गया, ये भी कई सेक्शंस में बटा हुआ है। आगे एक एक करके सारे पार्ट्स आएंगे, सारे सेक्शंस आएंगे, हम लोग समझेंगे इसको। तो ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट एंड पार्ट पर जहां से वेस्ट जो आपकी अनडाइजेस्टेड फूड है या अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है जो भी खाने का, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, जो आपके बॉडी से बाहर जाने वाला है, तो जिस सेक्शन से बाहर जाता है दैट इज कॉल्ड एनस। क्लियर? तो इसमें एक रेक्टम वर्ड भी है। रेक्टम बेसिकली पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, कुछ टेम्परेरी कुछ समय के लिए जो वेस्ट है आपकी बॉडी में स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। और फिर ये आपके एनस से होता हुआ बॉडी से वेस्ट बाहर चला जाता है। तो लास्ट रेक्टम और एनस। तो जो मैंने पार्ट्स बताए एक बार रिवाइज कर लें, दिमाग में क्लियर कर लें। सबसे पहले माउथ, बकल कैविटी, क्लियर। उसके बाद खाना माउथ से होता हुआ इसोफेगस में जाएगा, क्लियर। इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाएगा, स्टमक से होता हुआ आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में जाएगा पहले, तो ड्यूडेनम। उसके बाद लोअर ट्यूब से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड कहाँ जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट एंड पार्ट है रेक्टम, जहां पर फूड कुछ टेम्परेरी स्टोर कुछ समय के लिए रहता है। और उसके बाद लास्ट एक का ओपनिंग पार्ट है जहां से वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर जाता है, दैट इज कॉल्ड एनस। तो ये सारे पार्ट्स आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लें, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पार्ट्स याद होंगे तो कहीं जाकर के आप आगे की चीजों को सही से समझ पाओगे। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट्स जो हैं वो समझ में आ गए। तो ये तो थे एलिमेंट्री कैनाल। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो गया क्या? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और भी पार्ट्स हैं। तो वो कौन से हैं? वो है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। बुक में नाम कम दिए हुए हैं, मैं सारे आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर अकॉर्डिंग टू योर बुक आपके ये 3 नाम है, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। कौन कौन से हैं? स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। कहाँ है वो समझ लो। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है? इस जगह, ये आपके स्लाइवरी ग्लैंड यहां होती है। लीवर कहाँ है? दिस इज योर लीवर। और पेनक्रियास कहाँ है? ये रहा पेनक्रियास। क्लियर? तो ये 3 तो आपको दिखे। अब ये मैक्सिमम बात करते हैं तो इसकी करते हैं क्योंकि अलग से ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ हिडन, कुछ अंदर की तरफ और भी ग्लैंड्स हैं जिनका रोल है। तो मैं आपको बता दूं, स्टमक की वॉल में आपकी आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी आती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में पाई जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इन्हें क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्लियर? ऐसे कहा जाए तो ये जो दोनों ग्लैंड है ये भी एक तरीके से इंटेस्टाइनल में आप ले सकते हो, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है, बट ये हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन सी मानते हैं हम लोग? जो इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल पर, जो आपके जैसे ये ट्यूब है, तो इस ट्यूब के अंदर की तरफ इसकी वॉल में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है। इसकी वॉल में खाना तो यहां से पास होता है, लेकिन इसकी वॉल में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, वो दैट इज कॉल्ड योर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इनका भी बहुत रोल है, पढ़ेंगे। तो ऐसे करते हैं तो कितनी ग्लैंड हो जाती है टोटल? टोटल हो जाती है 5। कौन कौन सी? टॉप टू बॉटम। नाम हमेशा कोई भी चीज याद करते हैं, जब आप किसी चीज की लिस्ट याद करते हो तो ऑलवेज मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस। आप अगर सीक्वेंस बना करके किसी चीज को याद नहीं करोगे तो कभी उसे सही से याद नहीं कर सकते। तो याद करने के लिए क्या करना है? सीक्वेंस में। तो अभी यहाँ पर जो नाम याद करेंगे ग्लैंड्स के, वो भी सीक्वेंस में। सबसे पहले टॉप में सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आती है? वो आती है आपके स्लाइवरी ग्लैंड, माउथ के अंदर। फिर नीचे आते हैं इसोफेगस के बाद स्टमक में पहुंचते हैं। स्टमक में कौन सी ग्लैंड आ जाती है? वो आपकी आ जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, ड्यूडेनम आ जाता है। ड्यूडेनम में कौन सी ग्लैंड आ जाती है? वहां 2 ग्लैंड जुड़ी हुई है ड्यूडेनम से। एक है सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर और दूसरी वहां पर जुड़ी हुई है पेनक्रियास। फिर और लोअर पोर्शन में जाते हैं, कौन सी ग्लैंड आ जाती है? वहां पर आपकी ग्लैंड आती है
कौन सी? इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो पाई जाती है दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इस तरीके से 5 तरीके की ग्लैंड जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या करती है, यूज में आती है। चलें, तो ये आपके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने एक आउटलाइन दिया, अभी तो स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में बाकी है, ये तो बहुत आउटर जो है मैं एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, हल्का हल्का डिस्क्रिप्शन, धीरे धीरे हम लोग डेप्थ में उतरेंगे इसके अंदर। नाउ सी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या है? अबाउट 8 to 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज 8 to 10 मीटर। अब सोच लो 8 to 10 मीटर कितना होता है। हम लोगों को तो लगता है कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम की लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक, तो ये इतनी ही नहीं है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेंथ है वो काफी लंबी है। ये एक तरीके से क्या होता है, धागा देखा पतंग के दिनों में पतंग उड़ाते हैं, तो आपका जो थ्रेड होता है जब गुच्छा हो जाता है तो काफी छोटा दिखता है, काफी कम लगता है, लेकिन उसी धागे को जब आप एक्सटेंड करते हो, उसको सुलझाते हो और खोलते हो, तो आपने देखा वो धागे का जो लेंथ है वो काफी लंबा होता है और उससे आपकी पतंग बहुत दूर तक चली जाती है। तो कुल मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कुछ ऐसे ही काम है कि ये पूरा एक तरीके से यहाँ पर इसोफेगस वगैरह तो ठीक है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और एक तरीके से क्या है, एक कॉइल्ड फॉर्म में है। तो उसकी वजह से वो हमें कम छोटा लगता है, उसकी लेंथ कम लगती है, बट जब उसी कॉइल्ड फॉर्म को आप एक्सटेंड कर देते हो तो उसकी लेंथ बहुत बड़ी है। तो कुल मिला के आपके एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो हो जाती है 8 to 10 मीटर। क्लियर चीज। मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन फंक्शन कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर आपके पहला आ जाता है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फूड। हम जो खाना खाते हैं उस खाने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है। तो हमारी बॉडी उसे या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, उस खाने को सिंप्लीफाई करने का काम करेगा। उसके बाद आपके टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब वो खाना डाइजेस्ट कर लिया तो डाइजेस्ट करने के बाद खाली डाइजेस्ट करके रख दो, नहीं, उसका एब्जॉर्प्शन करवाना। तो वो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और फिर कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। तो वो आपका ये काम भी कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी करता है। ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू एनस। और तीसरा जो फंक्शन है वो क्या है, खाने को एक जगह पड़े रखेगा तो डाइजेशन पूरा होगा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग हिस्से में खाने का अलग अलग कंपोनेंट का डाइजेशन होता है। आप ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी के या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग डाइजेशन होता है। खाने के अंदर बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट या सारे कंपोनेंट एक जगह ही डाइजेस्ट नहीं होते। कुछ डाइजेशन माउथ में होता है, कुछ डाइजेशन स्टमक में होता है, कुछ डाइजेशन ड्यूओडेनम में होता है, कुछ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इस तरीके से हर अलग अलग हिस्से में आपके डाइजेशन का एक तरीके से क्या सेक्शन, एक पार्ट बना हुआ है कि थोड़ा डाइजेशन यहाँ होगा, थोड़ा यहाँ होगा। तो खाने को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू धीरे धीरे आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वो काम भी आपके कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी करता है। इसके लिए इसके अंदर एक मूवमेंट चलता है, किसी को नाम याद आए तो थोड़ा सा जोर लगाइएगा, आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, तो उस मूवमेंट का नाम है, याद करिए आप लोग। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है, ये मेन 3 फंक्शन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है। पहला खाने को सिंप्लीफाई करना, दूसरा खाने को एब्जॉर्ब करना, और तीसरा जो काम है खाने को कंटिन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ाना। क्लियर चीज। चलिए अब नाउ नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस। क्या होते हैं डाइजेस्टिव जूस? डाइजेस्टिव जूस द लिक्विड विच आर सीक्रेटेड फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले लिक्विड। क्यों सीक्रेट होते हैं ये, इनका काम क्या है? तो इनका काम है खाने को डाइजेस्ट करवाना। ये अलग अलग हिस्से में ये जूस जब आते हैं खाने के साथ मिक्सअप होते हैं तो फूड को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने का काम करवाते हैं। एक तरीके से हम ये कह दें कि केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिससे हमारा खाना क्या होता है, ब्रेक होकर के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। खाने के डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलने वाले लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, चलें आगे। अब देखें हमारे जो ह्यूमन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अभी तक तो हमने सिर्फ नाम पढ़े थे, अब उसके नाम सिर्फ एक पार्ट के और भी क्या सेक्शन है वो इसमें आएगा। सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है आपका माउथ। यहाँ देख लें आप,
ओवरऑल बता देता हूँ एक साथ ही। अब देखें यहाँ माउथ जो है उसका शेप क्या है। द माउथ इज अ बाउल शेप, एक कटोरी के आकार का है, पता होगा, समझ पा रहे हो कि हमारा माउथ जो है वो क्या है, एक कटोरी के जैसा है, जिसके अंदर खाना क्या होता है, इजीली उसके अंदर आता है, कुछ समय तक उसके अंदर रहता है, फिर वो आगे जाता है। तो बाउल शेप जो ऑर्गन है वो कौन सा है, हमारा माउथ है। इसके बाद ये फूड को क्या करता है, द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, इसका काम है खाने को बॉडी के अंदर लेना। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड, माउथ इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी के फूड का एंट्री पॉइंट जो है वो माउथ हो गया। इसके साथ आपके यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, खाना यहाँ से बॉडी के अंदर आया। तो पहला स्टेप हमने जो न्यूट्रिशन का या डाइजेशन का जो पढ़ा था वो क्या था, वो था आपका इंजेक्शन। तो इंजेक्शन कहाँ हुआ, इसी माउथ और बक्कल कैविटी में हुआ। अब यहीं पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग कि ये फूड को लेने के साथ यहीं पर डाइजेशन भी क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, कई बच्चों के दिमाग में होता है कि सर डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो बच्चे बोलते हैं डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर, बट एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर। माउथ में जैसे ही फूड आ जाता है वो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, उसका सिंप्लीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे वो भी कैसे है। तो डाइजेशन बिगिंस इन माउथ और बक्कल कैविटी, डाइजेशन जो है वो माउथ और बक्कल कैविटी में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपके बक्कल कैविटी हैज टू सेट ऑफ जॉ, हमारे बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, जॉ का एक तरीके से दो सेट है, जबड़े हैं लोअर और अपर। तो अपर जॉ लोअर जॉ, ये जो है हमारे टू सेट ऑफ जॉ जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, आपके टीथ होते हैं, गम्स होते हैं, गम्स के अंदर टीथ होते हैं, और फिर उन टीथ को हम क्या करते हैं, किस लिए काम में लेते हैं, खाने को चबाने में। सो माउथ के अंदर और क्या है, टू सेट ऑफ जॉ, जिसके अंदर क्या है, आपके गम्स, टीथ किसमें गड़े हुए हैं, एक तरीके से गम्स के अंदर गड़े हुए हैं। तो गम्स और गम्स के ऊपर टीथ, और इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज बनी दैट इज कॉल्ड जॉ। तो हमारे कितने जॉ के सेट हैं, दो है, अपर जॉ और लोअर जॉ। क्लियर चीज, चलें आगे। अब आप देखें हमारा जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर तीन ऑर्गन हम मेन मानते हैं, एक टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड। कौन कौन से ऑर्गन है, टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड। तीनों का रोल भी आप समझ सकते हो क्या करते होंगे। क्लियर चीज। तो माउथ के तीन पार्ट, माउथ के अंदर तीन कंपोनेंट या तीन ऑर्गन या तीन, हम ये कह सकते हैं कि तीन स्ट्रक्चर या तीन चीजें जो है वो है टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड। एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टीथ के बारे में। हमारा जो टीथ का स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। सो देखें यहाँ, टीथ हेल्प इन कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन ऑफ फूड। टीथ का रोल क्या, तो टीथ का काम है खाने को कट करना, बाइट करना, ग्राइंड करना और एक तरीके से मेस्टिकेशन करना, उसको एकदम चूरा बना करके एकदम जो एक पेस्ट जैसा जो सब्सटेंस है वो क्रिएट करना। तो ये आपके टीथ का फंक्शन हो गया। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ एम्बेडेड इन गम्स इज कॉल्ड डेकोडेंट। ध्यान रखें, हमारे दांतों का एक तरीके से फिक्स पैटर्न है, एक अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट को नाम दिया गया द कोडेंट। ध्यान रखना, द कोडेंट का मतलब क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ एम्बेडेड इन द गम्स, गम्स के अंदर दांतों के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, द कोडेंट। क्लियर चीज। द टीथ फॉर्म ट्वाइस इन लाइफ टाइम आर कॉल्ड डाइफोडोंट, एग्जाम्पल इन मैमल्स। अब देखो हमारी लाइफ में दांत दो बार आते हैं, एक जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और कुछ 2-4 महीने के बाद उसके दांत आने चालू, 6 महीने के लगभग दांत आने चालू हो जाते हैं। वो जो आपके दांत आते हैं, जो टीथ आते हैं, वो कुछ 5-6 साल 7-8 साल तक कंटिन्यू एक एक करके आते हैं, और उसके बाद वो गिरते हैं और कुछ समय बाद वापस नए आने चालू होते हैं। तो हमारी लाइफ में टीथ दो बार आते हैं। ध्यान रखें, दूसरी बार गिर गए तो नहीं आते, इसलिए सेकेंड टाइम बहुत संभालना होता है। अब आपके जो दो बार आने का जो प्रोसेस है, इसलिए ऐसे लिविंग बीइंग जिनकी बॉडी में या जिनके दो बार दांत आने का प्रोसेस है, दे आर कॉल्ड डाइफोडोंट एनिमल्स। उन्हें हम डाइफोडोंट एनिमल कहेंगे।
क्यों डाइफोडॉन? क्योंकि उनके दांत जो है या तीत जो है वो कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइफोडॉन एलिमेंट्स में कौन से आ जाते हैं? आपके मैमल्स। मैमल्स में सब में ये प्रोसेस होता है कि उनकी लाइफ साइकिल के अंदर टीथ जो है वो कितनी बार आएंगे? 2 टाइम्स आएंगे। अब इसके बाद हमारे जो 2 बार जो दांत आते हैं उसमें फर्स्ट टाइम जो आते हैं दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ। उन्हें क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ या डेसिडुअल टीथ। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइम आने वाले दांतों को मिल्क टीथ, दूध के दांत हिंदी में सुना होगा, मिल्क टीथ या डेसिडुअल टीथ। और सेकेंड टाइम जो आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ, क्योंकि ये परमानेंट है, इसके बाद ये गिरते नहीं है। हाँ, कोई गिरा दे तो बात अलग है, ठीक है ना। अब आपके इसमें नेक्स्ट मिल्क टीथ एमर्ज एट द 6 to 7 मंथ ऑफ द बर्थ। हमारे जो मिल्क टीथ है वो जन्म के 6 to 7 मंथ की टाइमिंग में ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम कितने आते हैं? द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये आपके कितने होते हैं? ध्यान देंगे, ऐसे सभी को पता है हमारे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारे टीथ आते हैं वो पूरे 32 नहीं आते, 32 नहीं आते। हमारे फर्स्ट टाइम जो मिल्क टीथ आते हैं दे आर 20। तो कभी पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम टीथ फाउंड ड्यूरिंग द मिल्क टीथ और हाउ मेनी मैक्सिमम मिल्क टीथ आर प्रेजेंट, तो वो है आपके 20। तो 20 ही होते हैं। फिर जब ये गिरते हैं और दोबारा आते हैं तब आपके आते हैं कितने? 32। क्लियर चीज? तो मिल्क टीथ 20 है, और जब सेकेंड टाइम जब आपके परमानेंट टीथ मिल्क टीथ को रिप्लेस करते हैं तब आपके और ज्यादा आते हैं और वो होते हैं आपके 32। क्लियर चीज? तो इस तरीके से आपके टीथ की कुछ जानकारी आप लोगों को मिल गई। अब है आपके टाइप ऑफ टीथ। हमारे जो दांत हैं या जो टीथ हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं, इनमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर वाले अलग अलग पर्पस से हमारे ये जो टीथ बने हुए हैं। आप लोगों ने भी अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो इस तरीके का यू शेप में रहता है। यहां पर जो टीथ होते हैं स्टार्टिंग में ये कुछ अलग होते हैं, इसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, फिर यहाँ पर जो होते हैं वो थोड़े से और अलग होते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ के अंदर आपके कौन सा है? इंसीजर। दूसरा कौन सा है? कैनाइन्स। तीसरा कौन सा है? आपके प्रीमोलर। और चौथा कौन सा है? मोलर। तो कुल मिला के आपके 4 तरीके के टीथ हो गए। कौन कौन से? नाम माइंड में रिवाइज करें आप लोग। फर्स्ट इंसीजर, फिर कैनाइन्स, तीसरा आपकी प्रीमोलर और चौथा है मोलर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कितने होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसीजर के बारे में। इंसीजर कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर जो होते हैं कि आपकी जॉ में जो फ्रंट में, ये आप देख लो यहाँ पर फ्रंट में जो 4 टीथ पाए जाते हैं जो फ्रंट पोर्शन के अंदर, दे आर कॉल्ड योर इंसीजर। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इंसीजर बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं इन इच जॉ। ध्यान रखना, आप देखो यहाँ संख्या जब भी बोली जाती है तो साथ में ये बोले कि इच जॉ। इच जॉ का मतलब एक हिस्से के अंदर। ऊपर और नीचे अगर ऐसे देखें तो इंसीजर कितने हो गए? 4 नीचे और 4 ऊपर है, तो टोटल 8 है। लेकिन इच जॉ में कितने होते हैं? ओनली 4 होते हैं। तो हम यहाँ जो संख्या बात कर रहे हैं वो इच जॉ की बात करेंगे। इसलिए जब भी मैं कोई नंबर बोलता हूं तो आप दिमाग में लीजिएगा कि पर जॉ, इच जॉ में वो मैं संख्या बोल रहा हूं। तो आपके इंसीजर जो है वो कितने होंगे? 4 होंगे जो फ्रंट में पाए जाएंगे। ये आपके लगभग 6 महीने की एज में आने चालू होते हैं। ये सबसे पहले आते हैं। ये कौन सी एज में आने चालू होते हैं? ये 6 मंथ की एज में ये आने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के। इनका मेन फंक्शन एग्जाम में जो पूछा जाता है, एक तो इनकी संख्या पूछी जाती है और दूसरा इनका फंक्शन पूछा जाता है। तो इन 2 चीजों पे थोड़ा ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। ये बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने को बाइट करने के लिए, निवाला जो है हम लोग कट करते हैं या बाइट करते हैं, तो उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, बाइट एंड कटिंग ऑफ फूड। फिर आपके सेकेंड जो है कौन से हैं?
कैनाइंस, ठीक है, फर्स्ट ये हो गए। इसके बाद आप देखें ये रहे दो, जो इंसीजर के दोनों तरफ एक एक जो दांत हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो टोटल पर जॉ कितने हो गए 2। क्लियर। ये जो दो टीथ जो हैं दे आर कॉल्ड कैनाइंस, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कैनाइंस बोलेंगे। ये आपके लगभग 16 to 20 मंथ, लगभग 1.5 साल के आसपास का जो टाइम है, उस समय आने ये क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर चीज। इनका काम टीयरिंग एंड पर्सिंग फूड, ये खाने को टीयर करने, चीरने का काम करता है। मैं बता दूं ये मोस्टली हमारे भी काम आता है, लेकिन हमारे इतना नहीं आता। जैसे कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं उनके लिए जब वो फ्लैश वगैरह या मांस वगैरह जब खाते हैं तो वो उसे टीयर करना पड़ता है, उसको चीरना पड़ता है। तो उसके लिए उनके अंदर ये कैनाइंस जो होते हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और काफी डेवलप फॉर्म में होते हैं। तो ध्यान रखना कि कैनाइंस जो है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप के एनिमल में ये कैनाइंस जो है वो मोस्ट डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो आपके है कौन से, कार्निवोरस। कार्निवोरस जो एनिमल होंगे उनके अंदर क्या होगा, ये कैनाइंस जो है वो काफी ज्यादा डेवलप फॉर्म में पाए जाएंगे, फ्लैश ईटिंग जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर। अब आप देखें, ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई पर जॉ 2, और फंक्शन क्या हो गया, टीयरिंग एंड पर्सिंग फूड। अब इसके बाद आप देखें प्रीमोलर के बारे में। प्रीमोलर कौन से हुए, कैनाइंस के बाद आप देखें मोलर और प्रीमोलर दिखने में एक जैसे हैं, दाढ़ बोलते हैं ना अपन, वही है। तो अब इसमें देखें प्रीमोलर जो है वो आपके कैनाइंस के जस्ट बाद में आने वाले। अब आप देखें प्रीमोलर कितने होती है, ये दो इस तरफ और दो इस तरफ, ये आपके कहलाएगा प्रीमोलर, ठीक है। ये आपके कौन से हैं, प्रीमोलर। ये इंसीजर, कैनाइंस, और ये है आपके प्रीमोलर। तो दो इस तरफ हो गए, दो उस तरफ हो गए। क्लियर चीज। तो टोटल कितने हो गए, 4। अब इसके साथ ये आते कब है, ये आपके लगभग 10-11 साल की एज में, ये मोस्टली इनके आने का जो टाइमिंग है ये ज्यादातर जो है आप ये कह लें कि सेकेंड इसमें आपके जो परमानेंट टीथ जब आते हैं तब इनका फॉर्मेशन एक तरीके से होता है, उस समय ये थोड़े से आपके प्रॉपर आते हैं। तो ये आपके 10 से 11 साल की उम्र में आने चालू होंगे। फिर आप यहाँ देखें इनका यूज क्या है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये खाने को एकदम बारीक बनाने का काम करता है। उसको पीस पीस के काट काट के जब हम चबाते हैं तो खाना धीरे 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 एकदम पेस्ट फॉर्म में चला जाता है। तो ये आपकी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। क्लियर चीज। फिर इसके बाद आपके है मोलर। मोलर कितने हैं, मोलर होते हैं 6। 6 कैसे हुए, तो 3 ये इधर है मोलर और 3 ये। क्लियर। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 3 इस साइड 3 इस साइड। तो ईच जॉ के अंदर ये 6 है। क्लियर चीज। तो ये आपके मोलर हो गए। इनका काम सेम है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। काम वही है जो प्री मोलर का काम है, वही मोलर का काम है। ठीक है, समझ में आ गई। प्री मोलर आगे की तरफ है, मोलर पीछे की तरफ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये आपके टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं। 4 तरीके के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसिजर हैं वो कितने होते हैं, आपके 4 होते हैं जो फ्रंट में पाए जाते हैं। ईच जॉ में 4 हैं, पूरे माउथ के अंदर 8 होते हैं। फिर इनका मेन काम क्या होता है, बाइट करना, कट करना। क्लियर। 6 महीने की एज में आने चालू हो जाते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो है कौन सा है आपका, कैनाइंस। कैनाइंस जो है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं ईच जॉ में। इंसिजर के राइट और लेफ्ट साइड में एक एक पाया जाता है। पूरे माउथ की बात करेंगे तो 4 कैनाइंस हो जाएंगे आपके। ये मोस्टली क्या काम में आते हैं, टीयरिंग एंड पर्सिंग द फूड, खाने को चीरने के लिए। जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उनके अंदर ये बहुत ज्यादा डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 1.5 साल की उम्र में ये लगभग आने चालू हो जाते हैं। उसके बाद आपके आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है वो ईच जॉ में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, ईच जॉ में। पूरे माउथ में कितने हो गए, 8।
क्लियर। इनका जो मेन फंक्शन है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ये लगभग कब आते हैं 10 से 11 साल की एज में आते हैं। उसके बाद आपके कौन सा आ जाता है मोलर। मोलर कितने होते हैं ईच जॉ में 6, 3 राइट साइड में 3 लेफ्ट साइड में। और पूरे माउथ की बात करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 12। ईच जॉ में 6 है तो ऊपर नीचे दोनों अपर और लोअर जॉ में क्या हो गए, ये हो जाएंगे आपके 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपके, और इनका काम भी क्या है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, और ये आपके आते हैं लगभग 18 ईयर की एज में, जो सबसे लास्ट में ये डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चारों तरीके के टीथ के बारे में आप जानकारी, नाम याद कर लें। पहला काम सबसे पहले क्या याद करना है, इसके नेम। उसके बाद ये आप इनकी संख्या याद करें, ईच जॉ में ये कितने पाए जाते हैं। और तीसरा जो याद करना है वो है इसका फंक्शन। ठीक है, अभी हमारे टीथ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह कहीं नहीं है। कुछ लोग हैं जो कई टीचर हैं जो काफी डीप अभी 11-12 की चीजें भी आपको पढ़ा दें कि साथ टीथ कैसा बना हुआ है, अंदर क्या क्या है, रूट कैनाल कहाँ तक जाती है, मतलब काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आपके बताई जा सकती है। बट हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो आपके सिलेबस में है जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर चीज समझ आ गई बात यहाँ। चलिए, अब इसके अलावा आपके माउथ के अंदर और क्या पाया जाता है, आपके माउथ में पाया जाता है टंग। ठीक है, टंग जो है कितनी है, किसी के 2 तो नहीं है, नहीं, सबके कितनी होती है 1। कैसा है ये, आपके एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके माउथ के अंदर एक बैक पोर्शन से अटैच है और लोअर जॉ से भी अटैच रहता है। ये आपके जो माउथ का बकल कैविटी या आपके माउथ का जो लोअर पोर्शन है उससे अटैच होता है, और वो जिस लेयर से अटैच होता है उस लेयर का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। क्या नाम है उस लेयर का, फ्रेनुलम लिंगुअल। ये याद कर लीजिएगा, ये फ्रेनुलम लिंगुअल वो लेयर जो आपके टीथ को टंग को क्या करती है, एक तरीके से लोअर जॉ से अटैच करके रखती है। माउथ के जो लोअर पोर्शन है उससे ये इसे सटा के रखती है। तो ये जो लेयर हो गई जो टंग को नीचे वाले हिस्से से जोड़ के रखती है, दैट इज कॉल्ड योर फ्रेनुलम लिंगुअल। ठीक है, तो टंग के बारे में ज्यादा है नहीं, बस अगर टंग का काम पूछें तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका काम जो है फूड को रोटेट करवाना, ताकि वो सलाइवा के साथ अच्छे से क्या हो सके, मिक्स हो सके। इसके अलावा टंग का काम अगर कहें तो टेस्ट करना, खाने को टेस्ट करते हैं, और फिर दूसरा काम बोलने में काम में आता है। ठीक है, चलिए अब आपके नेक्स्ट जो है वो है आपके सलाइवरी ग्लैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में भी है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर एक स्पेशल डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है जो एक लिक्विड सिक्रेट करती है, और उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम याद होगा, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। क्या बोलते हैं उसको, सलाइवा। अब आप देखें, इसका भी एक्चुअली डिटेल है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में काफी डिटेल है, जो आगे जब ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस समय मैं आप लोगों को काफी इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट्री कैनाल जो पाथ है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच बीच में कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं उसको समझें। ग्लैंड्स का डिस्क्रिप्शन पूरा अलग होगा, उसके बाद पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो चलेगा वो भी पूरा अलग से आपकी बुक में दिया हुआ है, तो उसको मैं वापस अलग से बताऊंगा कि कौन कौन से हिस्से में डाइजेशन कैसे हो रहा है। अभी मोस्टली फोकस किस पे है, स्ट्रक्चर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड अभी आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका फेरिक्स। मैंने आपको नाम नहीं बताया था अभी, लेकिन फेरिक्स है। फेरिक्स कौन सा वाला हिस्सा है कि जब आपका फूड आपके माउथ से होकर के इसोफेगस में पहुंचता है, तो एक बीच में जोन ऐसा आता है जो आपके नेसल कैविटी वाले पार्ट से भी कनेक्ट होता है। एक ऐसा हिस्सा जो आपके बकल कैविटी और नेसल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, तो उस कॉमन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फेरिक्स। क्या बोलते हैं, फेरिक्स, ये जो नाम है। इट इज अ सैक और फ्लास्क शेप। ये फ्लास्क शेप का आपको दिख रहा होगा, एक तरीके से कुछ इसी तरीके की चीज है। फ्लास्क इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा, फ्लास्क फनल टाइप जो आता है, इसको अगर ऐसे करके रख लें तो आपका फ्लास्क कुछ इसलिए इन्वर्टेड फ्लास्क हो गया एक तरीके से। उसको ऐसे घुमा दो, वो बन गया आपका। सो आपके
फ्लास्क जो है, फ्लास्क शेप का ये स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके फूड पाइप से जुड़ा हुआ रहता है। तो खाना यहीं से होता हुआ आपके कहां जाएगा, फेरिक्स से होता हुआ इसोफेगस में जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ कॉमन पाथ विच इज कनेक्टेड टू नेसल कैविटी एंड बकल कैविटी। अब आपके फेरिक्स को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांट रखा है। कितने हिस्सों में बांट रखा है? 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से हैं? नेसोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स, लिरिंगोफेरिक्स। नेसोफेरिक्स कौन सा होता है? नेसोफेरिक्स जो आपके ये वाला जोन हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है ये नेसल कैविटी से जुड़ा हुआ है, ये नेसल कैविटी है। तो ये फेरिक्स का वो हिस्सा जो आपके किससे जुड़ा हुआ है? नेसल कैविटी से, दैट इज कॉल्ड योर नेसोफेरिक्स, नेसल पार्ट ऑफ द फेरिक्स। फेरिक्स का वो हिस्सा जो नेसल से जुड़ा हुआ है। फिर है ओरोफेरिक्स। ओरोफेरिक्स बेसिकली ओरल जो वर्ड होता है दैट इज फॉर माउथ। तो आपका जो हिस्सा फेरिक्स का माउथ से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है? ये वाला हिस्सा। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ओरोफेरिक्स। क्लियर चीज। उसके बाद है आपके लिरिंगोफेरिक्स। लिरिंगोफेरिक्स कौन सा हिस्सा हो गया? जो आपके नीचे की तरफ जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप होती है, नीचे यहां लैरिक्स होता है। आपको बता दें, विंड पाइप के अपर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लैरिक्स, तो वो भी इस फूड पाइप के पास में होता है। तो जो हिस्सा आपके फेरिक्स का किससे जुड़ा हुआ है? लैरिक्स से जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड योर लिरिंगोफेरिक्स। क्लियर चीज। तो इस तरीके से फेरिक्स 3 पार्ट में हो गया आपको। नेसोफेरिक्स नेसल कैविटी से जुड़ा हुआ, ओरोफेरिक्स माउथ से जुड़ा हुआ, और लिरिंगोफेरिक्स जो आपके लैरिक्स से जुड़ा हुआ है। क्लियर चीज। तो ये हो गया आपके फेरिक्स के 3 टाइप, 3 पार्ट हो गए। अब आपके फेरिक्स आगे जाकर के 2 कैनाल से जुड़ता है। 2 ट्यूब होती है आपके इसके फेरिक्स के बाद में। अब आप देख लें क्या हो गया। अब आपका खाना जब यहां से आएगा, फेरिक्स से होता हुआ नीचे जाएगा, ये लैरिक्स वाला पोर्शन हो गया। अब आपका फूड जब जाएगा तो यहां पर 2 ट्यूब है, एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है। तो आपके ये वाली ट्यूब कौन सी है? विंड पाइप। विंड पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और ये है आपकी फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? इसोफेगस। यहां पर एक चीज बता दूं, कुछ जगह स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है और कुछ किताबों के अंदर ई से स्टार्ट होती है, तो डोंट वरी, दोनों ही सही है। तो ये आपका जो फूड पाइप है, ये जो इसोफेगस है ये यहां है और ये विंड पाइप यहां पर है। तो ये 2 कैनाल से जुड़ता है, एक है फूड पाइप इसोफेगस, दूसरा विंड पाइप ट्रैकिया। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि साहब जब खाना आएगा तो खाना इसमें भी तो जा सकता है। नहीं, हमेशा फूड पाइप में जाए ये कोई जरूरी थोड़ी है। जब रास्ते 2 हैं तो खाने की कोई आंखें तो होती नहीं कि वो देख करके सोच समझ करके साहब मेरे को फूड पाइप में जाना है। वो आपके विंड पाइप में भी क्या हो सकता है? वो एंटर कर सकता है। इसलिए आपके जो यहाँ पर कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो खाने को विंड पाइप में ट्रैकिया में जाने से क्या करे? रोके। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक पार्ट है, नाम बता देता हूं, देखिए ये एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। मैं ये जितने भी पार्ट अंडरलाइन करता हूं या हाईलाइट करता हूं, आप भी अपने नोट्स के अंदर इन्हें हाईलाइट करें, क्योंकि ये वो हिस्से हैं जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनके नाम आपको स्पेशल याद करने हैं। अब ये एपिग्लोटिस क्या? तो एपिग्लोटिस बेसिकली क्या है? यहाँ पर एक स्पेशल तरीके का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? इस तरीके का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब जब खाना आपके यहां से होता हुआ नीचे आएगा तो ये खाना क्या करेगा? इस एपिग्लोटिस पे क्या करेगा? एक तरीके से प्रेशर डालेगा। तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा? नीचे आएगा। और जब ये एपिग्लोटिस नीचे आता है और इस तरीके से इसको क्या कर देता है? कवर कर देता है। और फूड जो होता है वो हमेशा आपकी किस में जाता है? फूड पाइप में ही एंटर करता है, वो विंड पाइप में नहीं जाता। तो कुल मिला के आपके फेरिक्स के अंदर वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो आपके खाने को कभी भी विंड पाइप में जाने
नहीं देगा वो हमेशा खाने को कहाँ भेजेगा, फूड पाइप में भेजेगा। और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एपिग्लोटिस। ये है क्या, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक तरीके से ढक्कन होता है ना, आप लोगों ने वो डस्टबिन देखा होगा जिसका ढक्कन जो होता है ऊपर खुलता है और वापस बंद होता है, तो ये कुछ उसी तरीके का, जब खाना आता है तो ये वापस ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये चीज, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा हमारे घर पे कई बार हमको कहते हैं कि साहब खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, खाते समय अगर आप बोलोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग बोलते हैं तो आप देखें, जब आप बोलते हो तो एयर बाहर आती है, आप हाथ रख करके बोल के देखिए, आपको फील होगा कि हमारे अंदर से एयर जो है क्या बाहर आ रही है। तो जब आप बोल रहे होंगे और खाना भी खा रहे हो तो होगा क्या, यहाँ से एयर आएगी, लंग्स से एयर बाहर निकलेगी, और जब खाना यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो खाना इसे दबाने की कोशिश करेगा और एयर जो है वो इस एपिग्लोटिस को क्या कर देगी, ऊपर कर देगी। उससे क्या होगा, ये एपिग्लोटिस प्रॉपर बंद होगा नहीं, और हो सकता है खाने के कुछ छोटे पार्टिकल जो है वो आपके कहाँ चले जाए, इस विंड पाइप में एंटर कर जाए। और आपने देखा होगा जब हम बातें करते हुए, हंसते हुए या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हुए खाना खाते हैं तो अक्सर खाना इनमें चला जाता है और खांसी आती है बड़ी तेज, खाना कुछ विंड पाइप में पहुंच जाता है और वो खांसी आती है, जिसकी वजह से वो वापस बाहर आने की कोशिश करता है, जो खाना इसके अंदर या जो पार्टिकल इसमें चले गए हो। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सारी बातों का एक मीनिंग है, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, साइंटिफिक लॉजिक है कि आप खाते समय अगर बात करोगे तो खाना कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा अंदर तक पहुंच गया तो शायद वापस कभी बाहर ना भी आए। इसलिए आपको हमेशा एक मौन या आप कह सके बिना बात किए हुए आपको खाना खाना चाहिए। क्लियर चीज, चलिए सो बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बताइए आप, फेरिक्स के बाद वो हो जाएगा आपका इसोफेगस। कौन सा पार्ट है, इसोफेगस। तो इसोफेगस के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं हम लोग। देखें यहां पर इसोफेगस जो है ये एक मस्कुलर ट्यूब है, इसोफेगस जो है वो क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। खाना जो आ रहा है एक मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर ये लाइनिंग मसल्स से बनी हुई होती है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो मस्कुलर ट्यूब है, इस ट्यूब का रोल क्या है, खाने को जैसे ही खाना इसमें आया, यहां से होता हुआ आपके खाना कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। क्लियर। अब ये खाना इस ट्यूब से होता हुआ कैसे जाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेंथ इसकी पूछे तो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज ऑलमोस्ट, देखो सबकी एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे बट इट इज ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसोफेगस की जो लेंथ है फेरिक्स से लेकर के आपके स्टमक तक वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसका काम क्या होता है, खाने को माउथ से लेकर के कहां पहुंचाना, स्टमक तक पहुंचाना। हम जो खाना निगलते हैं, सॉलो करते हैं, वो खाना निगलने के बाद इसोफेगस ट्यूब से होता हुआ स्टमक तक जाता है। मैंने आपको कहा था एक मूवमेंट होता है जिसके द्वारा वो खाना यहां से लेकर के यहां तक पहुंचता है। ये कोई इतनी मोटी पाइप नहीं है कि खाना ऊपर से गिरा टप करके अंदर चला गया, ये आपके बहुत धीरे धीरे आपके इस खाने को ये क्या करता है, आगे पास आउट करता है। इसका बेनिफिट क्या है, कभी चोक होने की, कभी ये खाना अटकने की संभावना यहाँ नहीं होगी। अगर उसमें क्या होगा, ये ट्यूब काफी मोटी होगी और एक साथ बहुत सारा खाना अगर जाने की कोशिश करेगा तो वो कभी कभी चोक हो सकता है। तो यहाँ पर आपके खाने की चोक होने की कोई संभावना नहीं है। क्लियर चीज, समझ आ गई बात। अब आपका व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस क्या है, तो एक ऐसा मूवमेंट जो खाने को यहां से यहां पहुंचा रहा है। ये कैसे होता है, तो इट इज अ वेव लाइक मूवमेंट। ये एक तरीके से वेव लाइक मूवमेंट होता है। वेव कैसा होता है, ये हुई। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके का होता क्या है कि जब खाना इस जगह आता है, जैसे मान लो खाना यहां पहुंचा, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ये मसल्स एक्सपेंड हो गई। अब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये अपर पोर्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और लोअर लाइनिंग मसल जो है वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये वाली एक्सपेंड हुई। पहले ये एक्सपेंड हुई थी, अब ये एक्सपेंड होगी और खाना जो है वो आपका फूड पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। अब ये एक्सपेंड होगी और अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जब ये एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, आपके
ये खाना यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा, फिर आपके ये एक्सपेंड होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो खाना कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो आप देख लें आपके इस ट्यूब के अंदर क्या चल रहा है, एक वेव लाइक मूवमेंट चल रहा है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक रिदमिक फॉर्म में कंटिन्यूअस, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी बार एक्सपेंड हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर एक्सपेंड हो रहा है। तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इसी तरीके का प्रोसेस चलता है। ये सिर्फ इसोफेगस की बात नहीं है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, एक वेव लाइक मूवमेंट चलता है और खाना धीरे धीरे आपके क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। क्लियर। और इस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, याद रह जाएगा। चलिए अब इसके बाद आपके इसोफेगल स्फिंक्टर, इसके बारे में व्हाट इज इसोफेगल स्फिंक्टर, कि आपके यहां पर जैसे ही ये कनेक्ट कहां होगा, स्टमक से, तो इस जगह एक मसल्स होगी, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स होगी जो इस तरीके से सिकुड़ी हुई रहेगी, लेकिन जैसे ही खाना आएगा वो मसल्स एक्सपेंड होगी और खाना इसोफेगस से होता हुआ क्या हो जाएगा, आपके स्टमक में। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही खाना आया ये एक्सपेंड हुई और खाना कहाँ चला गया, इस इसोफेगस से स्टमक में। तो आपके एक रिंग शेप में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो मसल्स पाई जाती है इसोफेगस की लास्ट एंड पर, इस जगह ये मसल्स क्या कहलाती है, स्फिंक्टर मसल्स। काफी सारी जगह आपके एलिमेंट्री कैनाल में हम आगे भी पढ़ेंगे, कई जगह एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब खाना जाता है तो वहां पर स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है। उस स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है, खाने को थोड़ा थोड़ा करके आगे भेजना, वरना क्या होगा, एक साथ ज्यादा जाने की कोशिश करेगा तो वो कहीं ना कहीं चोक हो सकता है। तो ये स्फिंक्टर मसल जो है वो एक्सपेंड होती है, खाना थोड़ा जाता है, फिर वापस बंद कर देता है, फिर वो एक्सपेंड होती है, फिर थोड़ा खाना पास करती है, फिर बंद हो जाती है। इस तरीके से स्फिंक्टर मसल जो है वो खाने को इसोफेगस से स्टमक में भेजने का थोड़ा थोड़ा तो एक तरीके से उसको रेगुलेट करती है। क्लियर चीज, तो समझ में आ गया। बॉडी इसोफेगल स्फिंक्टर, अ सर्कुलर मसल्स इज प्रेजेंट व्हिच कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक, जो यहाँ पर ओपनिंग का काम करे। इसोफेगस का ओपनिंग किसके साथ हो रहा है, स्टमक के साथ हो रहा है। क्लियर चीज, तो ये हो गया आपके इसोफेगस के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो है आपके स्टमक। सो अभी मैंने जहां तक आपको बताया, इसके आगे के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप इतना समझ भी नहीं पाओगे। आई होप आप लोग जितना मैंने आप लोगों को बताया है आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, समझिएगा इसे अच्छे से, नोट्स साथ साथ बनाओगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दे दीजिए, मैं आपके जो क्वेश्चंस जो हैं उनको लेकर के उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं एक लाइव मीटिंग भी आप लोगों से रखूंगा। जो भी बच्चे जो रजिस्टर हो जाएंगे, मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे फिर उनसे लाइव डिस्कशन करूंगा और जो भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।